मेरी बीवी हामला थी और मैं अपने दिल पर पत्थर रखे बैठा था कि मैं जानता था कि वो बच्चा मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो बांझ था। लेकिन अपना ऐब छुपाने के लिए मैं खामोश रहा। जब मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया तो ये जानने के लिए कि ये किसका बच्चा है, मैंने बच्चे का डीएनए करवाया। लेकिन सर पर आसमान टूट पड़ा और मुझे बीवी से नफरत होने लगी कि वो बच्चा तो। मेरा नाम कैसर असगर है और मैं एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता हूँ, क्योंकि मैंने बामुश्किल 3rd डिवीजन में मैट्रिक पास किया था और उसके बाद प्राइवेट एफए तक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी जेब मुझे पढ़ाई का चोंचला पालने की इजाज़त नहीं देती थी। मेरी तालीम की मुनासबत से मुझे अच्छी ही नौकरी मिली हुई थी और मैं इस पर मुतमईन भी था। मैं कोई ख़ानदानी गरीब या फ़कीर बाप का बेटा नहीं हूँ, बल्कि मुझे गरीब मुतारिफ करवाने में बड़ा हाथ मेरे अब्बू का है। जैसी ज़िंदगी मैं गुजार रहा था, मेरे बड़े बहन भाई उससे बरक्स ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरा बड़ा भाई जो कि मुझसे 5 साल बड़ा था, वो यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था और बड़ी बहन जो मुझसे 3 साल बड़ी थी, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे दोनों बहन भाइयों के पास बैंक बैलेंस था, आईफोन था, नए और महंगे कपड़े थे और दोनों के पास अलग अलग स्पोर्ट्स कार थी जिनमें बैठकर वो गरूर से गर्दन अकड़ाए फिरते थे। और एक मैं था जिसके पास फटीचर सी बाइक तक नहीं थी और पैसे बचाने के लिए मैं घर से कंपनी तक चलकर जाया करता था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसमें 10-15 खानदानों की गुंजाइश थी, लेकिन वहाँ मेरी गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरा साइज घर के बाहर सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और जॉब से वापस आने के बाद सैकड़ों काम होते थे जो सादिया आंटी ने मेरे लिए छोड़ रखे होते थे और फिर मैं थका हारा घर के कामों में जुट जाया करता था और इन कामों के बदले मुझे 2 वक्त की रोटी और बड़े भाई सलमान के पुराने कपड़े मिला करते थे और मैं चुपचाप काम के लिए जाता था। मेरी तनख्वाह 10,000 थी और मेरी कोशिश होती थी कि ये 10,000 में से 9,000 मैं हर महीने बचा ही लिया करूं, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तो अपने बहन भाइयों और सादिया आंटी की गुलामी करते हुए नहीं गुजार सकता था। मेरा भी दिल करता था कि छोटा सा हो लेकिन मेरा अपना घर हो, जहां कोई मुझे मुलाजिम कहे, ना ही मेरी बेइज्जती करता रहे हर वक्त। और अपने इस ख्वाब के लिए मैं पैसे जमा कर रहा था और जमा करते करते भी सालों लग जाने थे। मेरे सर्वेंट क्वार्टर के सामने जो कई कनाल पर फैली कोठी थी, इसमें मेरा हिस्सा भी था, लेकिन इस हिस्से को कोई कबूल करने और मुझे देने को तैयार नहीं था और हिस्सा मांगने पर जान से जाने का खतरा भी था। जब मैंने 18वें साल में कदम रखा तो मेरे अंदर के खलंडरे नौजवान को जोश आया कि घर और कारोबार हर चीज़ में मेरा उतना ही हिस्सा है जितना सलमान भाई और फरा आपी का है और मुझे अपना ये हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने हिस्से की बात सादिया आंटी से की तो उन्होंने बुरी तरह से मुझे धुतकार दिया था, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे ना हटा और उन्हें जिद में कह गया कि अगर वो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देंगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा और अदालत तक जाऊंगा। और फिर उसी शाम पुलिस ने मुझे सड़क से उठा लिया था और वो सारी रात पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करते करते मैं मौत के करीब चला गया था। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर पुलिस के दिए हुए जख्म और नील पड़ चुके थे, क्योंकि मैंने सादिया इम्तियाज़ को धमकी दी थी और वो सादिया इम्तियाज़ जो शहर की जानी मानी बिजनेस वूमेन और सोशल वर्कर थी और जिसकी दी भीख से ही पुलिस वालों की जेबें भरती रहती थीं, तो वो कैसे उसके पालतू कुत्ते न बनते और कैसे उसके इशारे पर मुझे बगैर किसी जुर्म के उठा न लेते। अगले दिन मुझे छोड़ दिया गया और पुलिस स्टेशन से निकलते मुझ में इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं एक कदम भी चल पाता। सादिया आंटी ने एक एहसान किया था कि उस दिन करीम लाला जो हमारे घर के पुराने मुलाजिम थे, उनको पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं तो पुलिस स्टेशन से कदम बाहर रखते ही बेहोश हो गया था, तो करीम लाला ही मुझे उठाकर घर लाए थे और इनकी बीवी करीमन बुआ ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी। मेरा जोर जोर दर्द से टूट रहा था। उस दिन शाम को सादिया आंटी मगरूर मुस्कुराहट के साथ मेरे क्वार्टर में आई थीं और मेरी हालत देखकर हंसने लगी और कहने लगी, लड़के तो मुझे धमकी दे रहे थे और वो भी इस पुलिस और अदालत की जिसे मैं जेब में लिए घूमती हूँ। चंद टिकों में बिक जाने वालों से मुझे डरा रहे थे, तो कहो अब कैसा महसूस हो रहा है? दिमाग से जवानी का जंग आलूद जोश उतरा कि नहीं? अब तुम्हें समझ आ गई होगी
कि तुम्हारी टके की भी औकात नहीं और आए हो तुम सादिया इम्तियाज की जायदाद से हिस्सा मांगने। आइंदा हिस्से के बारे में बात करने से पहले भी 100 बार सोचोगे, बल्कि अब तो तुम जायदाद में हिस्से के बारे में सोचते हुए भी डरोगे। तुम सादिया इम्तियाज के यहाँ एक मुलाजिम हो और मेरा एहसान मानो कि तुम्हें रहने को छत दे दी है। आइंदा औकात में रहना, वरना सर से छत और जिस्म से रूह दोनों छीनने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वो जैसे मगरूर चाल चलते हुए आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। लेकिन उस दिन के बाद मैं वाकई में बहुत डर गया था। मुझे मौत से खौफ आने लगा था और मैं जान गया था कि सादिया आंटी से पंगा लेकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसके नुकसान ही नुकसान है। और इस दिन में 18 साल खौफजदा लड़का अपने कानून और इस्लाम की रूह से जायज़ जायदाद से दस्तबरदार हो गया, क्योंकि मुझे अपनी जान से कीमती कुछ नहीं लगा था और सादिया आंटी का कोई भरोसा भी नहीं था कि मुझे कब मार डालें। पुलिस वालों ने मेरी टांगों पर डंडों से इतना मारा कि कई दिन तक मैं सही से चल भी नहीं पाता था। करीम लाला मुझे सहारा देकर चलने में मेरी मदद करते थे और रोज़ शाम को लॉन में मुझे वॉक करवाते ताकि मैं जल्द ठीक हो जाऊं। एक दिन मैं करीम लाला का सहारा लिए जब लॉन में वॉक कर रहा था तो सलमान भाई की गाड़ी शोर मचाती हुई घर में दाखिल हुई थी। वो गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे कि मुझे देखकर रुक गए और सरता पैर मेरा जायजा लेते हुए हंसने लगे थे और फिर बोले थे कि जब बंदा औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे औकात में लाने के लिए ये सब करना पड़ता है ताकि अकल ठिकाने आ सके। कहो तो अब तुम्हारी अकल तो ठिकाने आ गई होगी, अगर ना आई तो मैं ले आऊंगा। मेरी ये बेइज्जती हर रोज इस घर में हुआ करती थी क्योंकि मैं यतीम था, ना मेरा बाप था और ना ही मेरी माँ, और यतीमी की जिंदगी ऐसी ही होती है। सादिया आंटी मेरे अब्बू की सेक्रेटरी हुआ करती थी और फिर मेरे अब्बू की बीवी बन गई। मेरी अम्मी और अब्बू ने लव मैरिज की थी और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे और हमारी जिंदगी बिल्कुल किसी ख्वाब जैसी थी। हमारा बड़ा सा घर, लाड उठाने वाले अब्बू और प्यार करने वाली अम्मी। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश न थी जो पूरी ना हुई हो। मेरी हर ख्वाहिश अब्बू मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर लिया करते थे। हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन फिर अचानक से हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ा तूफान आ गया, बल्कि तूफान ही क़यामत टूटी थी हम पर और हमें तबाह बर्बाद कर गई थी। कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जिंदगियां अचानक से बदल गईं। मैंने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो सकता है। किस्मत इतना बड़ा खेल हमारे साथ खेल सकती थी, और ख़ासकर मैं जिसने अभी दुनिया को समझा भी नहीं था, और मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली थी? और अब्बू कहते थे ये सज़ाएं नहीं होती, ये आजमाइशें होती हैं। और मैं अक्सर सोचा करता था कि एक 10 साल के बच्चे पर ऐसी कौन सी आजमाइश कि उससे उसकी जन्नत ही छीन ली गई हो। क्यों आई थी वो आजमाइश जिसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था और पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी? आखिर क्यों आई थी ये आजमाइश जिसने सर पर आसमान छोड़ा था, ना पैरों तले ज़मीन रहने दी थी? मुझे लगा था मैं बेआसरा और बेसहारा हो गया हूँ, लेकिन फिर अब्बू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया था। तूफान उनकी ज़िंदगी को भी बहा कर ले गया। क़यामत उन पर भी टूटी थी, आसमान उन पर भी टूट कर गिरा था, ज़मीन उनके पैरों तले से भी निकल गई थी, लेकिन वो खुद को संभाले हुए थे। हम दोनों बाप बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ था। इस वक्त मैं 12 साल का था और इस वक्त हुआ कुछ यूँ कि अम्मी और अब्बू की शादी की 12वीं सालगिरह थी और उसका एहतमाम घर पर ही किया गया। हमारा घर किसी महल से कम नहीं था और अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी का सारा इंतज़ाम किसी शाही इंतज़ाम से कम नहीं था। शहर भर के लोग तकरीब में आए थे। हम सब बहुत खुश थे। तालियों और खिलखिलाटों के बीच केक काटा गया था। अम्मी अब्बू ने सबसे तहाइफ वसूल लिए और फिर खाने का दौर चला था। अम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। वो बार बार मुझे अपने साथ लगा रही थी और चूम रही थी। शायद जो कुछ होने वाला था उनकी छठी हिस्स उससे पहले ही महसूस कर चुकी थी। तकरीब में हल्की हल्की मौसीकी और सरगोशियां जारी थी। मेरी अम्मी अस्थमा की मरीजा थी। लोगों की भीड़ में उनका सांस घुटने लगता था। वो तकरीब छोड़कर छत की तरफ चली गईं और अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक जोरदार चीख के साथ कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई।
सब आवाज की सिमत भागे थे और सामने का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं। मेरा नन्हा दिल तो कांप उठा था और अब्बू लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ भागे थे जहां वो खून से लथपथ पड़ी थी। कुछ देर पहले जो चीख सुनाई दी थी वो मेरी माँ की चीख थी और वो जो आवाज आई थी वो अम्मी के गिरने की थी। अम्मी छत से गिर गई थी और हमारे घर की छत बहुत ऊंची थी, इससे गिरकर बचने के चांसेस नहीं थे। तकरीब में से कुछ लोगों ने अब्बू के साथ मिलकर अम्मी को उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए थे और मैं 10 साल कैसर असगर अपनी माँ को यूं खून में डूबा देखकर सदमे में चला गया था। और तब अब्बू की सेक्रेटरी सादिया आंटी ने मुझे गले से लगाया और कमरे में ले गईं, मुझे तसल्ली दी और मोहब्बत भरी लोरी सुनाकर सुला दिया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे रोने चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे से निकलकर नीचे आया तो वहां मेरी अम्मी सफेद कपड़ों में सोई हुई थी और मेरे अब्बू उनके सरहाने बैठे रोए जा रहे थे। इस वक्त अब्बू की हालत रो रो कर खराब हो चुकी थी और अपनी माँ को यूं देखकर मैं जान चुका था कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी है और आज के बाद मैं माँ को कभी नहीं देख पाऊंगा। मेरी माँ को दफना दिया गया था। काफी दिन तक अब्बू होशो हवास में नहीं थे और इस दौरान मेरे साथ सादिया आंटी साय की तरह रही थी। इस वक्त मैं गहरे ट्रामा में चला जाता अगर वो मेरा ख्याल न रखती। वो सब कुछ भूल भाल कर बस मेरे लिए हमारे घर में रुकी हुई थी। मेरे खाने पीने सोने सब की फिक्र उन्हें होती थी और साथ वो कारोबार के मामलात भी देख रही थी क्योंकि अब्बू इस पोजीशन में नहीं थे। सादिया आंटी का एक पाँव हमारे घर में था तो एक अपने घर में और दिमाग ऑफिस में। इन दिनों वो सारे मामलात अकेले संभाल रही थी और उनके माथे पर एक शिकन तक न देखी थी मैंने। और फिर उनकी कोशिशों से अब्बू भी आखिरकार सदमे से निकल आए थे और सादिया आंटी के मशकूर थे जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में उनका इतना साथ दिया और मुझे संभाला। मैंने भी अब्बू से कह दिया था कि अगर अम्मी के बाद सादिया आंटी ना होती तो मैं भी अम्मी के पास अब तक जा चुका होता। अब्बू मेरी बात सुनकर तड़प गए थे और मुझे सीने से लगा लिया था। वो सादिया आंटी का जितना भी शुक्र अदा करते कम था और फिर मैं तो हर वक्त सादिया आंटी करने लगा। मुझे 24 घंटे उनकी ज़रूरत रहने लगी थी लेकिन वो हर वक्त मेरे पास नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं उनका आदी सा हो गया। वो अम्मी के बाद मुझे अम्मी से ही लगती थी। वो मेरे स्कूल टीचर से मेरा रिपोर्ट कार्ड लेने आती थी। वो मेरे लिए अपने हाथों से मज़े मज़े के खाने बनाकर भेजा करती थी और तोहफे भी भेजा करती थी। सादिया आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं हर वक्त अब्बू के सामने उनकी तारीफ करने लगता था। अम्मी को फोत हुए 1 साल हो चुका था और इस दौरान सादिया आंटी से मुझे माँ का प्यार मिला था। और तभी अब्बू के एक दोस्त ने अब्बू को मशवरा दिया कि वो सादिया आंटी से शादी कर लें क्योंकि मुझे एक माँ की बहुत ज़रूरत है और मेरे लिए सादिया आंटी से अच्छी माँ कोई नहीं हो सकती थी। अब्बू ने मुझसे पूछा तो मैंने खुशी का इजहार करते हुए अब्बू को फौरन से सादिया आंटी से शादी करने का कहा। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि सादिया आंटी हर वक्त मेरे पास रहती और हर वक्त मुझे प्यार करती। लेकिन फिर एक मसला था कि जैसे मैं अपने अब्बू का बेटा था तो सादिया आंटी के भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा सलमान जो 16 साल का था और बेटी कशमाला 14 साल की थी। सादिया आंटी तलाक याफ्ता थी और जॉब करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी क्योंकि तलाक के बाद उनके माँ बाप ने उन्हें अपने घर रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस तरह फिर उनकी दूसरी बेटियों की जिंदगी पर ही असर पड़ता था। सादिया आंटी का तलाक याफ्ता होना और 2 बच्चों की माँ होना कोई इतनी बड़ी बात न थी। थोड़ी सोच विचार के बाद अब्बू मान गए और सादिया आंटी से बात की जिन्होंने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर मेरे बहुत इसरार करने पर वो मान गई और फिर एक दिन वो अब्बू की बीवी और मेरी माँ बनकर हमारे घर आ गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सिर्फ माँ ही नहीं मिली थी बल्कि 2 बहन भाई भी मिल गए थे। सादिया आंटी के आने से जैसे घर में रौनक आ गई थी। शुरू में सलमान भाई और कशमाला आपी खामोश और रिजर्व से रहे लेकिन फिर वो भी घुल मिल गए थे। सादिया आंटी मुझसे मोहब्बत करती थी और अब्बू भी सलमान भाई और कशमाला आपी का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते थे। हमारा घर एक बार फिर जन्नत का गहवारा बन चुका था लेकिन शायद हमें खुशियां रास नहीं आती थीं क्योंकि इन खुशी भरे रंगों में एक बार फिर से भंग पड़ चुका था। मेरी जिंदगी एक बार फिर से वापस उसी स्टेज पर जा खड़ी हुई थी जब अम्मी चली गई थी और इस क़यामत के बाद लगता था कि अब कोई क़यामत
हमें हिला भी नहीं सकती। लेकिन इस बार जो क़यामत टूटी थी उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। हुआ कुछ यूं था कि जिंदगी अच्छी पली गुजर रही थी। सादिया आंटी और अब्बू की शादी को 4 साल हो चुके थे और इन 4 सालों में ना मुझे सादिया आंटी से कोई शिकायत रही थी ना ही अब्बू को। वो एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी और बेस्ट वर्किंग वूमेन थी। इनके दिल में प्यार ही प्यार था और सबसे ज्यादा प्यार तो मेरे लिए था। मैं उनका लाडला बेटा था। लेकिन फिर एकदम सब कुछ तब बदला जब अचानक से अब्बू की तबीयत खराब होने लगी थी। और एक दिन अब्बू की तबीयत में मामूली सी तब्दीली आई और फिर अचानक से उनका इंतकाल हो गया। अम्मी की मौत की तरह अब्बू की मौत भी बहुत अचानक थी और अब्बू की मौत ने सातों आसमान सर पर तोड़ डाले थे। मुझे अब्बू की कही बात याद आई कि कुछ दर्द आजमाइश होते हैं तो क्या आजमाइश के लिए सिर्फ मैं ही चुना गया था। पहले माँ को छीन लिया गया और अब अब्बू को भी मुझसे दूर कर दिया गया। मैं अम्मी की मौत के बाद इस दिन फिर से रोया था और बहुत रोया था। लेकिन हैरत अंगेज बात ये कि आज मेरे पास मुझे संभालने वाला और मेरे आंसू साफ करने वाला कोई नहीं था। सादिया आंटी के दुख को भी मैं समझता था। उन्होंने भी मेरी तरह दूसरी बार किसी अपने की जुदाई बर्दाश्त की थी। जब अम्मी फोत हुई तो तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा और ज्यादा समझदार हो चुका था। कुछ दिन बाद मैं खुद ही संभल गया और अपने कमरे से निकलकर सादिया आंटी के कमरे की तरफ गया था। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहता था। इनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उनके कमरे के पास पहुंचकर अंदर से आती आवाज़ें सुनकर रुक गया था। और फिर जो कुछ मैंने सुना और देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका था, ना मुझे ना अब्बू को पता चल सका। सादिया आंटी के कमरे से सोफे पर टांग रखे बैठे मर्द को मैं पहचान चुका था। इसकी तस्वीर कई बार मैंने कशमाला आपी के पास देख रखी थी। अंदर बैठा वो मर्द कशमाला आपी और सलमान भाई का बाप और सादिया आंटी का साबका शौहर था, जिसने उन्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया। और सादिया आंटी की बकौल वो उन पर बहुत जुल्म भी करता था। लेकिन वो जैसे उनके साथ बातें कर रही थी तो इससे वो दोनों महबूब और महबूबा लग रहे थे। और तभी बहुत बड़े बड़े राजों का खुलासा हुआ। पहला बड़ा और नहायत भयानक राज मेरी माँ की मौत थी। मेरी माँ हादसाती तौर पर नहीं मरी थी, बल्कि ये सब कुछ प्री प्लान था सादिया आंटी का। उन्होंने मेरी माँ को छत से धक्का देकर फेंका था और फिर अपनी जुबान में चाशनी घोलकर उनकी जगह ले ली थी। और दूसरा भयानक राज मेरे अब्बू की मौत थी, और वो मौत भी तभी नहीं बल्कि कत्ल था। सादिया आंटी मेरे अब्बू को स्लो पॉइजनिंग दे रही थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर अब्बू मर गए और सादिया आंटी ने सारी दौलत हथिया ली जिसके लिए वो आई थी। और फिर इद्दत ख़त्म होते ही उन्होंने अपने बच्चों के बाप और साबका शौहर से दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरे आलिशान महल जैसे घर से निकालकर सर्वेंट क्वार्टर में पटक दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो मेरे लाड नहीं उठा सकती थी। जिस मकसद के लिए वो मेरे साथ प्यार का ढोंग रचा रही थी वो पूरा हो चुका था और अब वो मेरे बाप की मेहनत से बनाई गई जायदाद की वारिस बन चुकी थी, जिस पर वो अपने बच्चों और शौहर के साथ राज कर रही थी। और एक मैं जिसका वो सब कुछ था, नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। और लाडो में पला कैसर असगर एक गार्ड की नौकरी कर रहा है और जो नौकर थे वो अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे। इन्हीं दिनों करीम लाला और करीमन बुआ बहुत परेशान रहने लगे। पूछते पर पता चला कि उन्हें काम की वजह से यहाँ रहना पड़ता है और पीछे उनकी बेटी को मोहल्ले के लफंगे तंग करते हैं। मैंने करीम लाला से कहा कि वो अपनी बेटी को यहाँ ले आएं, लेकिन वो सादिया आंटी के डर से उन्हें नहीं ला सकते थे। और फिर करीम लाला ने उन्होंने सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं, वो मेरे साथ इस सर्वेंट क्वार्टर में भी खुश रह लेगी और उनकी नजरों के सामने भी रहेगी। मैं अपना घर बनाकर ही शादी करना चाहता था, लेकिन फिर मैं मान गया और सादिया आंटी से बात की तो उन्होंने बेपरवाही जाहिर की। उन्हें मुझसे वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, चाहे मैं जो भी करता। और फिर एक दिन सादगी से मेरा और करीम लाला की बेटी दिलकश का निकाह हो गया। दिलकश अपने नाम की तरह ही बेहद दिलकश और खूबसूरत थी। मैं तो उसे देखते ही दिल हार चुका था। और फिर वो मेरी बीवी बन गई थी तो मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो बेहद मासूम और भोली भाली सी थी। वो मेरी 10,000 तनख्वाह में भी खुश थी और अब घर में मेरे हिस्से के काम वो कर दिया करती और मैं थका हारा आता तो आराम करता था।
दिलकश के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी एकदम पुरसकून और खुशगवार हो गई थी। मुझे दिलकश से मोहब्बत क्या हुई कि हर शख्स के लिए मेरे दिल में मौजूद नफरत ख़त्म होती चली गई। अब मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द अपना घर लेकर दिलकश को लेकर चला जाऊं और अपनी खुशियों भरा आशियाना बसाऊं, लेकिन मुझे सच में ही खुशियां रास नहीं आती थी। मेरी ज़िंदगी में खुशियों की मुद्दत बहुत कम थी और क़यामतें बेशुमार थीं जो थोड़ा वक्फा लेकर मेरी ज़िंदगी पर टूट पड़ती थी। और इस बार तो मेरी इज्जत नफ्स और मेरी मर्दान की बुरी तरह से कुचली गई थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी और दिलकश की शादी को 7 माह ही हुए थे कि दिलकश उम्मीद से हो गई और मेरी ज़िंदगी में तो जैसे खुशियां दौड़ गईं। मैंने बच्चों में मिठाई तकसीम की और दिलकश का तो मैं बहुत ख्याल रखने लगा था। बिल्कुल हाथ का छाला बना कर रख दिया था उसे और मुंतजिर था कि कब 9 माह का कठिन मरहला कट जाए और मेरी बाहों में मेरी औलाद हो। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे अंदर से सारी खुशी तब ख़त्म हुई जब एक दिन अटैची में से कुछ निकालते हुए मेरे हाथ में बरसों पुरानी वो मेडिकल रिपोर्ट्स और दवाइयों के खाली पैकेट्स आ गए। जब पुलिस वालों ने मुझे मारा था और जब मैंने रिपोर्ट्स पर यूं ही सरसरी सी नज़र डाली तो उनमें एक रिपोर्ट देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने आंखें मल मल कर कई बार इस रिपोर्ट को देखा और खुदा से दुआ की कि ये बस मेरी नज़र का धोखा हो। और जाकर मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो सब कुछ सच साबित हुआ। मैं बाप नहीं बन सकता था और ये नुकसान पुलिस वालों के बेइंतहा तशद्दुद के वक्त हुआ था जिससे मैं अनजान था। और काश अनजान ही रहता, क्योंकि आगाही अजाब थी कि अगर मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता था तो कैसे मेरी बीवी दिलकश हामला थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। अगर मैं दिलकश से बात करता तो सबको मेरी खामी पता चल जाती और मर्द के लिए बात बड़ी शर्मिंदगी की होती है। मैं दिल पर पत्थर रख के खामोश रहा। अगर मैं बांझ था तो वो बच्चा था किसका? और दिलकश तो इतनी मासूम और भोली भाली लगती है, उसने कैसे मेरे साथ और हमारे रिश्ते के साथ बेईमानी की थी जिसका नतीजा उसकी गोद में पल रहा था। मेरे अंदर तूफान उठा हुआ था और मैं खुद को शांत रख रहा था। कुछ माह यूं ही गुजरे और फिर बच्चा पैदा हो गया। वो बेटी थी जिसे देखकर दिलकश बहुत खुश हुई थी और मेरी तरफ बढ़ाया था उसे। लेकिन मैं वहां से गुस्से से निकल आया और फिर मैंने बच्ची का डीएनए करवाने का सोचा और फिर करवा भी दिया। लेकिन डीएनए की रिपोर्ट देखकर मुझे दिलकश के दिलकश चेहरे से बेइंतहा नफरत हुई थी, क्योंकि वो बच्चा इस शख्स का था जिसको लेकर पिछले कुछ दिन से मुझे शक गुजर रहा था। मैंने दिमाग को ठंडा रखकर पिछले कुछ दिनों से मामले की तहकीक शुरू कर दी थी और तब मुझे पता चला कि दिलकश तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती। और तब मेरा पहला शक घर के बेदी की तरफ गया और मेरा शक ठीक था। वो बच्चा सलमान भाई का था। दिलकश ने सलमान भाई के साथ मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। मैंने दिलकश का भयानक चेहरा देख लिया और अब उसके माँ बाप को भी दिखाना चाहता था। लेकिन इससे पहले दिलकश से बात करने के बाद मुझ पर गम और गुस्से की कैफियत तारी हो गई थी। मैंने दिलकश को सच बता दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता और तब दिलकश ने रोते हुए मुझे सारी बात बताई कि वो मेरी जगह काम करने एक दिन शाम के वक्त कोठी के अंदर गई तो सादिया आंटी और कशमाला आपी घर पर नहीं थी, सिर्फ सलमान भाई थे। तो उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिलकश को अपने कमरे में लॉक कर दिया और फिर अपनी ज़रूरत पूरी की और साथ डरा भी दिया कि वो मुझे मार डालेगा अगर वो किसी को बताएगी। दिलकश बहुत रो रही थी और मुझसे माफ़िया मांग रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं इन कमीनों माँ बच्चों के खिलाफ कुछ करना चाहता था, मगर कैसे? और तभी मुझे एक एनजीओ का पता चला जो औरतों का इंसाफ दिलवाती है और फिर मैंने इस एनजीओ से रब्ता किया और उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। एनजीओ की ऑनर एक दरमियानी उम्र की खातून थी जिसने हमारा साथ देने का वादा किया और फिर सलमान पर रेप केस कर दिया और मीडिया के जरिए बात इतनी फैलाई कि पुलिस को सलमान को गिरफ्तार करना पड़ा। सादिया आंटी ने मुझे डराया धमकाया, लेकिन अगर मैं अब डर जाता तो सलमान को रोज रोज मेरी बीवी की इज्जत पमाल करने का मौका मिल जाता। और वैसे भी केस मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया था कि अब सादिया आंटी हमें नुकसान पहुंचाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। हमारा केस स्ट्रॉन्ग था और तभी साथ मैंने अपने माँ और बाप के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, जिसके ऐनी शाहिद करीम लाला खुद थे। उन्होंने सादिया आंटी को मेरी अम्मी को छत से धक्का देते हुए देखा था,
लेकिन फिर सादिया आंटी के डराने पर कुछ ना बोले और दूसरा गवाह वो डॉक्टर था जिसके जरिए सादिया आंटी मेरे अब्बू को स्लो पॉइजन देती थी। वो डॉक्टर वादा माफ गवाह बन गया और उसने सादिया आंटी और उनके शौहर के दोनों के खिलाफ गवाही दी, जिनके कहने पर उसने ये सब कुछ किया था। हमारा पासा एकदम से ही पलटकर काफी वजनी हो चुका था और इसमें बड़ा हाथ मीडिया का था। वो पुलिस वाले जो सादिया आंटी के पालतू कुत्ते थे, मीडिया से घबराकर उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर्स पर सादिया आंटी और उनके शौहर को गिरफ्तार कर दिया और फिर कुछ ही पेशियों में फैसला हो गया। सादिया आंटी को मेरी अम्मी और अब्बू के कत्ल और अपने शौहर के साथ मिलकर जालसाजी करने के जुर्म में उम्र कैद और 50 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 10 साल की कैद सुनाई गई थी और सलमान को दिलकश के साथ ज्यादती करने और उसे जान से मार डालने की धमकी देने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। सादिया आंटी की बेटी कशमाला ने इतनी बेइज्जती से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। जालिम अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। जुल्म की रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इंसाफ का उजाला जरूर होता है और मेरी जिंदगी में भी वो उजाला आ गया था। मुझे मेरा वो सब कुछ वापस मिल गया था जो मुझसे कभी छीन लिया गया था। अपने आलीशान महल में दिलकश के साथ मैं शिफ्ट हो गया और दिलकश की बेटी को मैंने अपनी बेटी मान लिया था। उससे नफरत करके मैं कर ही क्या लेता, इसका तो कोई कसूर नहीं था और वैसे भी बेटियां तो सांझी होती हैं।